हेलो दोस्तों। आज जो है कि मैं हिस्ट्री का बाबर का टॉपिक लेके आया हूँ और बाबर के बारे में बताऊंगा कि बाबर जो है कि कब कब कहाँ पे क्या किया था और बाबर का भारत में प्रवेश कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबर के पिता हुआ करते थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि इराक में जगह था उज्बेक, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ जब रह रहे थे उन्होंने, तो वहाँ के उज्बेक वासियों ने इनके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा को वहाँ से भगा दिए जाते हैं। तो ये उमर शेख मिर्ज़ा जो है कि इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ये तुरंत भगते हैं और पूर्वी क्षेत्र की तरफ आते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान वाला एरिया है। तो अफ़गानिस्तान वाले जगह पे जब ये आते हैं तो अफ़गानिस्तान में रहने के लिए भी कोई जगह होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि धीरे-धीरे वहाँ पे अपना एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और वहाँ का खुद का एक छोटा राजा बन जाते हैं, फरगना का। जब फरगना का राजा बन जाते हैं तो अब होता क्या है कि धीरे-धीरे इनकी जीविका चल रही होती है। और बाबर की जो माता का नाम होता है वो होता है कुतलुग निगार। यानी बाबर का जो है कि जन्म जो होता है ना 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है। जब बाबर जो है कि 11.5 वर्ष का होता है, यानी 11.4 वर्ष का होता है, तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद बाबर जो है कि खुद गद्दी पर, फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के साथ-साथ जब अपने साम्राज्य को चला रहा होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएँ आती हैं कि वो साम्राज्य में बाबर के अगल-बगल जो है जितने भी राजा थे सबके पास धन-दौलत हुआ करता था, लेकिन बाबर का जो छोटा-सा साम्राज्य था वहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। और जैसे कि आपको बता दूँ कि जो ये लोग बसे हुए थे अफ़गानिस्तान वाले जगह पे, तो अफ़गानिस्तान वाले जो जगह पे जब ये लोग बसे थे ना, वहाँ पे खाने-पीने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ़ीम वगैरह हुआ करता था। अफ़ीम, नशे वाली पदार्थ हुआ करती थी। तो बाबर को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि हमारे यहाँ के जो साम्राज्य के लोग हैं, वो खाने के बगैर मर रहे हैं, उन्हें कहाँ से खाना दिलाया जाए। तो बाबर इसी सोच में पड़ा हुआ करता था, तो सोच भी रहा था कि अगर गलती से हम पश्चिम क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो जहाँ मेरे पिताजी थे उज्बेक में, वहाँ से हमको फिर भगा दिया जाएगा। अगर पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में हम लोगों की तरफ, यानी दिल्ली में एक शासक बैठा हुआ था, ठीक है? वही शासक जो है कि जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासक होता है, बैठा रहता है। तो दिल्ली में जो है कि वो डर से नहीं आता है बाबर कभी दिल्ली की तरफ। तो होता क्या है कि धीरे-धीरे ये अपने अफ़गानिस्तान में ही अपने जगह को विस्तार करने लगता है। तो बाबर क्या करता है कि 1504 ईस्वी में, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बाबर जो है कि जब 11.5 वर्ष का होता है तो गद्दी पर बैठता है, वो है 1494 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर बैठने के साथ साथ मैंने पूरी समस्या बता दी कि बाबर के साथ क्या हो रहा था। अब धीरे धीरे होता क्या है कि बाबर जो है कि सोचता है कि कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो वो क्या करता है कि 1504 ईस्वी को हमला करता है अपने ही जगह पे, काबुल में। काबुल और कंधार को जीत लेता है 1504 ईस्वी में। जब 1504 ईस्वी में, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार को जीत लेता है। तो जीतने के बाद 1507 ईस्वी में एक पद धारण करता है, जिस पद का नाम होता है पादशाह। यानी वो उस टाइम पादशाह पद धारण करता है। ये वही पादशाह है जो धीरे धीरे जब बाबर भारत में आ जाएगा तो उसको बादशाह में बदल दिया जाएगा। तो 1507 तक के तो बाबर जो है कि ये काम करता है। 1507 के बाद अब उससे ये रहा नहीं जाता है कि अब सोचता है कि कैसे भी करके हमारे साम्राज्य में जो लोग भूखमरी के कगार पे हैं उन्हें कैसे भूख से बचाया जाए, क्या किया जाए। तब तक इसी बीच में इब्राहिम लोदी के दुश्मन हुआ करते थे इनके चाचा, और एक सूबेदार हुआ करते थे। ये दोनों लोग इस इब्राहिम लोदी के दुश्मन होते हैं। इनके चाचा आलम खां लोदी होते हैं और पंजाब का जो सूबेदार होते हैं वो दौलत खां लोदी होते हैं। इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों ने बाबर को इनवाइट कर दिया भारत में और कहा कि भारत में आप आइए और भारत से अपने लोगों के लिए धन संपदा लूट के ले जाइए और वहाँ के लोगों को दीजिए, दान करिए खाने के लिए। तो बाबर को ये चीज़ अच्छा लगा कि कम से कम चलो कोई बुला रहा है तो वहाँ पे चलें। तो बाबर आया भारत में। बाबर भारत में आने से पहले भी भारत के अंदर एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान वाले जगह पे, ठीक है, 1519 में भीरा के किला पर, यानी बाजौर में 1519 ईस्वी में भीरा के किला पर हमला करता है, लेकिन कुछ एरिया
साइड साइड से जीत कर चला जाता है। लेकिन जब ये लोग इनवाइट करते हैं तो फिर बाबर सोचता है कि क्यों ना अब इस इनवाइट का फ़ायदा उठाया जाए और प्रवेश किया जाए। तो वो क्या करता है कि भारत के अंदर प्रवेश करता है। जब भारत के अंदर आता है तो यहाँ पे जो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी होते हैं, वो लोग इनकी मदद करते हैं और बाबर जो है कि सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है कि इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से परास्त कर देता है, यानी बुरी तरह से मार देता है। जब बुरी तरह से मार देता है तो ये पहले ऐसे शासक होते हैं इब्राहिम लोधी जो युद्ध स्थल में मारे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी जब मारा जाता है, यानी सिकंदर लोधी के बाद बैठने वाला शासक था इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी मारा जाता है 1526 ईस्वी में, तो बाबर जो है कि दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है तो ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी की बाबर जो है कि क्या करे, यहाँ से तुरंत जाए, जितना सामान लेना था ले और चला जाए। लेकिन बाबर को ये चीज़ देखते देखते धीरे धीरे यहाँ का जो वातावरण था, माहौल था, वो बहुत ही अच्छा लगने लगा और सोचा कि अब हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो जाएंगे नहीं तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को बुरा लगने लगा। धीरे धीरे होता क्या है कि एक और शासक होते हैं जिनका नाम होता है राणा सांगा। राणा सांगा जो है कि इसका विरोध करते हैं और विरोध करते हैं तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा परास्त हो जाते हैं और बाबर जीत जाता है। अब बाबर जीत जाता है तो बाबर जीतने के बाद जो है कि फिर से बैठा रहता है। फिर आता है 1 साल बाद 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में एक और युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जिसमें एक राजा होते हैं मेदनी राय और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें फिर बाबर जीत जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि 1529 आता है और जिसमें मैं आपको बता दूं कि बाबर से पहले जो इब्राहिम लोधी हुआ करते थे वो अफ़गान के शासक हुआ करते थे, अफ़गानिस्तान वाले, तो वो लोग इनसे नफरत करते थे। तो होता क्या है कि 1529 ईस्वी में भी बाबर और अफ़गानों के बीच में फिर से युद्ध होता है और बाबर फिर जीत जाता है। लेकिन बाबर की जो मृत्यु जो है कि 1530 ईस्वी में हो जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बाबर की मृत्यु कैसे होती है, ठीक है, लेकिन बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। अब बाबर जो है कि भारत के अंदर जो है कि प्रवेश किया, तो मैं आपको बता दूं कि 1519 में जब बाबर ने भीरा के किला पर हमला किया था, उस समय तोप का प्रयोग किया था। लेकिन 1526 में जब पहली बार पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा था, तो उस टाइम भयानक तोपखाने का, तो उस तोपखाने को चलाने का, यानी इस पद्धति को बोलते हैं तुगलमा पद्धति। मैंने लिखा हुआ भी देख लीजिएगा, तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति यानी तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग करता है और उस तोप को चलाने के लिए इसके दो सहायक होते हैं, जिसका नाम होता है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां क्या करते हैं, ये तोप के चलाने वाले होते हैं और ये तोप को चलाते हैं। अब बाबर जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो बाबर को 2 जगह पे दफनाया जाता है। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, फिर बाद में इसको हटा के इसको काबुल ले जाया जाता है, काबुल में भी दफनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि यही एक ऐसा शासक है जिसको 2 जगहों पे दफनाया गया है, एक आगरा के आराम बाग में और दूसरा काबुल में। अब बाबर जो है कि क्या करता है, बाबर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया। बाबर का जो है कि एक और नाम से जाना जाता था, बाबर को कहा जाता था कलंदर, और बाबर का जो अर्थ होता है ना, वो होता है शेर। बाबर ने एक सड़क को मापने की पैमाना बनाया था, सड़क को मापने के लिए, है ना, गज ए बाबरी, ठीक है, गज ए बाबरी बनाया हुआ था, जो सड़क मापने का पैमाना हुआ करता था। बाबर जो है कि एक आत्मकथा अपनी पुस्तक लिखता है, जिसको बोलते हैं बाबरनामा, जिसको उर्दू में बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, है ना, बाबरनामा यानी तुजुक ए बाबरी। आपको एक बात याद जरूर रखना है कि जो बाबर ने पुस्तक लिखा था तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसके बाद मुगल शासक के जितने भी पुस्तक आएगी सब जो कि फारसी भाषा में लिखी जाएगी, फारसी भाषा में। दूसरा, ये बाबर मानता था कि ये चंगेज खां याद करिए, जब इल्तुतमिश के समय चंगेज खां बाहर से आया हुआ था, जो इल्तुतमिश के समय दिल्ली पर हमला किया था चंगेज खां, तो ये बाबर कहता है कि मैं चंगेज खां के तरफ से 15वां वंशज हूँ और तैमूर के तरफ से 6वां वंशज हूँ। ये बताया करता था कि मैं चंगेज खां के तरफ से 15वां वंशज हूँ और तैमूर के तरफ से
छठवां वंशज हूँ, इसलिए मैं भारत में आके पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाता हूँ। तो ये थी बाबर की पूरी हिस्ट्री, बाबर जो है कि क्या क्या किया हुआ था। अभी आपको बाबर के बाद मैं इसके पुत्र यानी हुमायूं की बात करूँगा। हुमायूं आएगा गद्दी पर, तो आपसे देखते रहिए इस वीडियो को और बताइए कि आपको ये भी बाबर से जानकारियाँ कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।